अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स 2 उसका जो लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन और एनर्जी बैलेंसेस की बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, बट ये जो लेक्चर था इसको पहले प्लान किया गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले थोड़े से न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। तो इसलिए जब आप इसको तैयार करें लेक्चर को, तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 बनेगा। और वैसे लेकिन ये अगर तरतीब से चले तो ये लेक्चर नंबर 2 था आज के लेक्चर की जो कंटेंट्स है उसमें हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज, टिपिकल एनर्जी बैलेंस प्रॉब्लम्स, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके अलावा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी एज हीट, एनर्जी एज वर्क, साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ हीट, law of conservation of energy, first law of thermodynamics, concept check और recommended books। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है ये हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस करने के लिए चाहिए। देखिए, आप घर में हमारे पास विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट लिव एनी मोर। आपको जब हम खा रहे होते हैं तो वो भी आपको एनर्जी चाहिए। उसके साथ साथ आप देखिए, घर में अपने खाना बनाना है, आपको वहाँ पर शायद हीट एनर्जी चाहिए थी। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी है तो वो भी आपको एनर्जी की सूरत में आपको चाहिए अपने अप्लायंसेस वगैरह चलाने के लिए। तो एनर्जी जो है बेसिकली लाइफ के लिए लाज़िम मलज़ूम है। तो हमारे पास ये जो एनर्जी होती है इसके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज अवेलेबल हैं। जो सबसे सस्ते, सबसे अच्छे, सबसे बेहतर नेचुरल जो सोर्सेज हैं, जो एबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। मसलन हमारे पास जो सन है, हवा है, विंड्स है, या टाइड्स होते हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं, इनसे भी एनर्जी बनाई जा रही है। बेसिकली जो है नॉर्वे में ऐसा इसका काम किया गया है, और जो है आयरलैंड और स्कॉटलैंड में वहाँ पे जो टाइडल एनर्जी है उसको भी, जो समुद्री लहरें होती हैं उनको भी, उस एनर्जी को भी उन्होंने हार्नेस करके उससे उसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो नेचुरल एनर्जी होती है ये सबसे अच्छी, सबसे साफ़ सुथरी क्लीन एनर्जी होती है। एबंडेंट है, नेचर में फ्री है, आपको कहीं से ख़रीदनी नहीं पड़ती, ये आपको कुदरत की तरफ से तोहफा है। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो इंजीनियरिंग है वो अभी तक इसको जो एफिशिएंटली यूज़ करने से कासिर है। यानी कि हम जो हमारा इस्तेमाल है इन नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम इसको एफिशिएंटली यूज़ करें, लेकिन बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी और इस सूरत में तो हम इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा एक और एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है, ये भी बड़ी फिजिबल है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि आपको याद होगा फुकुशिमा, एक जापान में जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसका जो एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद बहुत तबाही मची, हज़ारों लोग जो थे वो हलाक हो गए, और उसके साथ साथ बहुत सारा इलाका जो था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। और साथ में जनाब यानी उसकी जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका जो डिस्पोजल है वो बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि जो इसका न्यूक्लियर वेस्ट है और जो सेफ्टी के इश्यूज हैं, आपको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेफ बनाने के लिए जो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इट इज़ टू मच हाई। तो इस वजह से बेसिकली इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो न्यूक्लियर पावर है, ऑल्दो इट इज़ फिजिबल, लेकिन फिर भी ये जो न्यूक्लियर पावर है इसकी, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल है, और इस वजह से जो न्यूक्लियर पावर है इसको जो है अब तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो इससे कोशिश करते हैं कि भाई वो जो है इसको फेज आउट कर दें और मज़ीद इसको यूज़ ना करें। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई नेचुरल वाटरफॉल है, कुदरती कोई आबशार है, या आपने कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई डैम्स बनाए हुए हैं, तो उनकी मदद से भी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं जो कि क्लीन एनर्जी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास ऐसी जो वाटरफॉल्स या ऐसे जो डैम्स जिनको एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकें उनकी तादाद बहुत कम है, तो उसको भी आप इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों के बाद बेसिकली हम अपनी ज़िंदगी का जो हमारा दारोमदार चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है कि हम
कंबस्टिबल जो गैसेज हैं, मिसाल के तौर पर मीथेन है, इथेन है, ये जो हमारे पास कंबस्टिबल गैसेज हैं, ऑयल है, उसके अलावा सॉलिड फ्यूल्स हैं जैसे कि कोक है, कोयला है, ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो फ्यूल्स हैं हमारे पास, और ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास जो फ्यूल्स है, इनको हम अब बर्न करते हैं, और इनको बर्न करने के बाद आपको एक हीट एनर्जी मिलती है, और इस हीट एनर्जी से फिर फर्दर आप कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो ज़िंदगी है इसको इस एनर्जी से चला रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि हमारी डेली लाइफ में हम जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, और आप देखा कि प्रैक्टिकल जो इस वक्त मौजूदा दौर में जो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपना फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी के लिए। इसी तरह आपकी जो प्रोसेस इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। देखिए, जो प्रोसेस इंडस्ट्री है, आपको जा बजा हर किस्म की प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर आपको यूटिलिटीज़ चाहिए होती है। यूटिलिटीज़ आप देखें, यूटिलिटीज़ के लिए आपको स्टीम चाहिए होगी। तो जब स्टीम आपको चाहिए, तो स्टीम बनाने का जो अमल है इट इज़ वेरी कॉस्टली। आपको स्टीम बनाने के लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए होगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि आपको उसके अलावा कहीं वाटर पंप करना है, और उस पंप करने के लिए भी आपको जो है एनर्जी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के और जो प्रोसेसेस हैं, कहीं आपके पास फॉर एग्जांपल एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन हो रहा था, उस रिएक्शन को भी हाई टेम्परेचर पे अगर आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं, देन यू नीड सम हीट एनर्जी, एंड दिस हीट एनर्जी इज कॉस्टली। तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास जो है हीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, एनर्जी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप देखिए कि अगर आप अपने घरों का अखराजात देखें, तो गर्मी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर की जो मेजर जो आपका एक्सपेंडिचर है, मे बी अप टू 50% और इवन मोर, इट वुड बी जो है आपके वो बिजली के जो बिल हैं, वो बिजली के बिल आपके घर के मेजर खर्चा बन जाता है। अच्छा, फिर ये देखिए कि जो हमारे पास एनर्जी है, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगी है, इस वजह से आप अगर इसको वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस इंडस्ट्री में ख्याल नहीं कर रहे, आपके जो प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं है पाइप्स की जो लाइनें हैं, उसके अलावा अगर कहीं स्टीम लाइंस हैं, तो स्टीम ट्रैप्स आपके फॉल्टी हैं, उसमें से जो है आपके पास जो कंडेंसेट के साथ आपके पास जो है वो जो है लीक कर रही है स्टीम, और उसके अलावा आपके पास जो है कि प्रॉपरली रिपेयर्स नहीं हुई हुई, तो इस वजह से आपकी एनर्जी अगर वेस्ट हो रही है, या आपका इक्विपमेंट प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, तो ये आपकी जो प्रोसेस इंडस्ट्री है वो कभी भी एनर्जी वेस्ट करने के ऊपर जो है वो समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ से उनकी जो इंडस्ट्री है वो बंद होने तक पहुंच जाएगी। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर जब आप बनाते हैं, जो आपके पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मिसाल के तौर पर जो है आपके पास जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसके लिए आपकी कैपिटल कॉस्ट थी, फिर आपकी ह्यूमन कॉस्ट थी, आपने लेबर वगैरह लगाई है, लेकिन उसके बाद आपके पास जो है मार्केटिंग वगैरह की कुछ कॉस्ट होंगी, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी की कॉस्ट भी है। मिसाल के तौर पर देखिए, आपका प्रोसेस अच्छा नहीं है, आप अपने प्रोसेस को प्रॉपरली चला नहीं रहे, प्रॉपरली आपने डिज़ाइन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से आपका प्रोसेस क्या होगा, वीक होगा, और उसमें से एनर्जी का लॉस है। उसके मुकाबले में कोई और कंपनी है, वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस चला रहे हैं, प्रोसेस के अंदर लीकेजेस नहीं है, प्रोसेस के अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। इसका मतलब है कि उनके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके प्रोडक्ट की प्राइस से लेस होगी। इसका मतलब ये है कि वो जनाब यारी आपको कंपनी को बंद करवा सकते हैं कि वो आप जिस कीमत बेच रहे होंगे वो उससे कहीं ज़्यादा कम कीमत पर वो प्रोडक्ट बेचेंगे, और आपका प्रोडक्ट कोई कोई भी नहीं लेगा। तो इस वजह से हमारे पास जो केमिकल इंडस्ट्री है उसको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और कंपटीशन के अंदर अगर आप इस चीज़ों का ख्याल ना रखें तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अच्छा, पिछली सदी में जब केमिकल इंजीनियरिंग नई नई बनी, केमिकल इंडस्ट्री नई नई थी, तो उस वक्त जो एनर्जी थी वो बड़ी सस्ती थी, रेडीली अवेलेबल थी आपके पास। जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स भी थे ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे। अच्छा, उसकी वजह से जब सस्ते थे तो फिर क्या होता था कि लोग इतना ख्याल नहीं करते थे, वो कहते थे यार प्रोडक्ट हमें, आवाम की जो ख्वाहिश थी वो प्रोडक्ट के ऊपर, वो मुंह मांगे दाम देकर आप उससे चीज़ें खरीदने पर तैयार थे। लेकिन वो क्या था कि आपके पास जो ओवरऑल जो अगर उसके अंदर आपके पास जो एनर्जी की जो कॉस्ट थी
जो मिसाल के तौर पर वो बेसिकली आपके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती थी, आपकी एनर्जी की कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती थी। इस वजह से अगर आपका जो है प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, लीकेजेस थी, एनर्जी वेस्ट हो रही थी, तो उसको जो है आप टॉलरेट कर लेते थे। आप कहते हैं हाँ ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट बनाओ। बस प्रोडक्ट बनाने के ऊपर पूरा जोर था कि जी प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मार्केट में ले आओ ताकि फौरी तौर पे हम नफ़ा कमा लें। लेकिन हकीकत क्या थी कि वो आपको उस वक्त क्योंकि एनर्जी जो थी वो बहुत सस्ती थी, इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल नहीं हुआ। सबसे पहले दुनिया को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो 1970s में लगा। पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से मिडिल ईस्ट में बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल था, तो ऑयल एम्बार्गो था, अरब कंट्रीज ने जो ऑयल था वो बंद कर दिया, और उसके बाद एकदम जो यूरोप के अंदर जो ऑयल की प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई। उस वक्त यूरोप को पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि भाई ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं, और उसके बाद जो हम दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं, और वो किसी भी वक्त अगर फ्यूचर में बंद कर देंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब हमें नई रिसर्च करनी चाहिए, हम अब नेचुरल रिसोर्स को भी हार्नेस करने का सोचते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम मज़ीद अपनी जो एनर्जी जो कि आपके पास मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, मिक्स बना लेते हैं। सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं होंगे, हम न्यूक्लियर भी डाल लेते हैं, इसके अलावा हम रीन्यूएबल्स भी डाल लेते हैं, हम बायोफ्यूल्स भी डाल लेते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की सोर्सेज से ये एनर्जीज डाल लेंगे ताकि हम किसी की मोहताज ना हो, और हमारे पास बिग अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो अवेलेबल हो। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया, देखिए एनर्जी जो है आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, महंगी है, और आपकी जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप हिसाब किताब नहीं रखते, आप बहुत अमीर कबीर हैं, अरबपति हैं, लेकिन अगर आपको अपनी आमद और खर्च का हिसाब किताब नहीं पता तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार आप कमा क्या रहे हैं, खर्च क्या कर रहे हैं, और एक दिन खुदा ना खास्ता आएगा कि आप रोड पर होंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है कि आप अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी के ऊपर, जैसे आपने मटीरियल के ऊपर बैलेंस लगाए थे, एनर्जी के ऊपर भी आप बैलेंस लगाते हैं ताकि आपको पता हो कि जो एनर्जी आपने एंटर की है वो कितनी कंज्यूम हुई है, आपके पास मिसाल के तौर पर टोटल बैलेंस उसका क्या आ रहा है। इन सारी चीज़ों को करना जो है बहुत ज़्यादा आपका ये ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री से जो रेलिवेंट आपके से जो रेलिवेंट जो एनर्जी बैलेंस की टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं, तो किस किस्म की प्रॉब्लम होंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़े कि जी एक पंप है, वो 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर जो है उसको पंप कर रहा है स्टोरेज वेसल से एक किसी प्रोसेस यूनिट के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं कि वो भाई किसी टैंकी में पहुंचा रहा है, कहीं कहीं वो उसको सप्लाई कर रहा है। अब आपने ये बताना है कि ये जो पंप है ये कितनी जो है पावर लगा रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास ये एनर्जी बैलेंस की कैलकुलेशन है। इसके लिए आप जो है बाकायदा आपके पास फॉर्मूलाज मौजूद है, आपके पास मेथड मौजूद है, उन मेथड्स को यूज़ करके आप वो पावर कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता लग जाएगा भाई इतनी पावर आपके पास लग रही है, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि भाई आपके पास इतनी बिजली होनी चाहिए, और आप उससे अपना खर्चा जो है, उसकी जो कॉस्ट है उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ज़रा देखिए, कि मिसाल के तौर पर देखिए अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि भाई हमारे पास 2 टन ऑफ वाटर है, या मिसाल के तौर पर 2000 केजीज ऑफ वाटर आपके पास मौजूद है, और इस वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सी। अब आपने इस पानी से स्टीम बनानी है, और जो स्टीम बनाना चाहते हैं उसका टेम्परेचर होना चाहिए 180 डिग्री सी। मतलब आपके पास 30 डिग्री सी पर एक वाटर मौजूद है, 2 टन वाटर है, आपने उससे स्टीम बनानी है एट 180 डिग्री सी। अब बताइए इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगेगी। तो ये हम इंशाल्लाह हम ये जब अपने आगे हमारा कोर्स बढ़ेगा हम देखेंगे, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर्ली, हमें पता हो हम उसकी पूरी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ताकि जो है ये सारा हम प्रोसेस उसको यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह जो एनर्जी है ये भी आप लोगों का काम है कि एनर्जी बैलेंस का प्रॉब्लम है कि किस तरीके से वो एनर्जी की अमाउंट कितनी होगी उसको हम मालूम कर सकें। इसी तरह देखिए अगर आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो है कि आप ये कहते हैं कि देखिए जी हमने ये मालूम करना है कि आपके पास जो है लेट्स से कि आपके पास एक सिटी है जिसे आप रहीम या खान तस्वुर कर लें, 5-1 लाख लोग रहते हैं, और 5 लाख लोगों के रहने के लिए आपको बिजली पहुंचानी है, बिजली 24 घंटे पहुंचानी है। देखिए लोड शेडिंग होगी, कोई पसंद नहीं करता, तो आप इसको आप बिजली आपने पहुंचानी है। तो बिजली पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि भाई जो हमारे पास कोयला मौजूद है हम इसको बर्न कर लें,
और कोयले के बर्न करने से आपके पास जो है वो हीट एनर्जी आएगी। इस हीट एनर्जी को की मदद से आप वाटर को गर्म करेंगे, उससे स्टीम बनाएंगे। इस स्टीम को आप टरबाइन्स में डालेंगे, स्टीम टरबाइन्स को रोटेट कराएंगे। जब ये स्टीम टरबाइन्स रोटेट करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब आप बताइए कि अगर आपने 5 लाख लोगों को मुकम्मल तौर पर बिजली देनी है तो कितना कोयला आपको जलाना चाहिए। ये भी कैलकुलेशन एनर्जी बैलेंस की कैलकुलेशन है। एंड दिस इज द टास्क फॉर केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स 2 कोर्स। इस कोर्स में आप इस तरीके से एनर्जी बैलेंस की जो चीज़ें हैं उनको हॉल करते हो। इसके अलावा जो और टिपिकल केमिकल इंडस्ट्री के अंदर डिस्टिलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है, आप उसकी डिस्टिलेशन करना चाहते हैं, और जब डिस्टिलेशन करेंगे तो बेसिकली डिस्टिलेशन के अंदर आपके पास जो है वो एक वेपर बनेगा, आपके पास एक लिक्विड होगा। अब आप देखिए कि आपको वेपर का भी मुकम्मल तौर पर फ्लो रेट पता है, आपको लिक्विड का भी फ्लो रेट पता है, आपको जो वेपर है उसकी कॉम्पोजिशन भी पता है, लिक्विड की कॉम्पोजिशन भी पता है। अच्छा, अब आपको पास जो है मिसाल के तौर पर आपको ये पता होगा कि जी हमारे पास जब 15 बार के ऊपर आपके पास जो कोई कंडेंसिंग सैचुरेटेड स्टीम आप अपने इस डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर कर रहे हैं तो आपको उस एनर्जी का पता है। अब हमने ये मालूम करना है कि फॉर एग्जांपल आप इस हाइड्रोकार्बन तो मिक्सचर का अगर आपके पास 2000 मोल्स पर आवर आप उसका फीड रेट है, यानी कि इसका जो मोलर फ्लो रेट है, जैसे आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है, मैश फ्लो रेट होता है, इसी तरह अगर आप मोल्स पर यूनिट टाइम है तो वो मोलर फ्लो रेट होगा। तो आपके पास अगर 2000 मोल्स पर आवर कोई मोलर फ्लो रेट है इस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर का, तो आपने ये बताना है कि भाई की कितनी स्टीम आप दें कि आपके पास ये प्रॉपर सारी डिस्टिलेशन हो जाए। दिस इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ एनर्जी बैलेंस। इसी तरह आप देखिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? ये ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिसके अंदर जो हीट है वो इवॉल्व होती है, वो हीट खारिज होती है। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनके आप हीट देनी पड़ती है। आप ऐसे रिएक्शन को अगर हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उन रिएक्शन के नतीजे में आपको हीट जनरेट होती है, हीट पैदा होती है, जिसको आप फर्दर यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जो है रॉ मटेरियल था ए, उससे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं बी, वो जो रिएक्शन हुआ है ए टू बी वो एक हाईली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ है, और ये रिएक्शन एक कॉन्टिन्यूस रिएक्टर में हो रहा है। एक ऐसा रिएक्टर है जिसको कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट किया जा रहा है। अब आप देखिए कि हम अगर ये चाहते हैं कि आपके पास 75% कन्वर्जन हो जाए ए की, यानी कि जो आपका कॉम्पोनेंट ए है वो अगर कम्प्लीटली 75% जो वह है वो कन्वर्ट हो जाए, तो हमें अब ये मालूम होना चाहिए कि आपने जो मिसाल के तौर पर देखिए आपके पास ये कन्वर्जन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको पता है हीट बहुत ज़्यादा खारिज हो रही होगी। अब दिस हीट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर योर रिएक्टर। रिएक्टर की सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम है आपको, इसलिए आपने ये बताना है कि भाई आपने किस तरीके से जो है आपने रिएक्टर में से हीट को खारिज करना है। मिसाल के तौर पे आप कोई उसके साथ हीट एक्सचेंजर लगा लेंगे ताकि वो जो रिएक्टर की हीट है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आप चाहते हैं कि जो रिएक्टर का टेम्परेचर एक मखसूस टेम्परेचर से ऊपर ना बढ़े। आपने कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है कितने टाइम में किस फ्लो रेट के साथ आपने किस रेट के साथ आपने उस हीट को रिमूव करना है फ्रॉम दिस रिएक्टर। सो द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्टर to maintain the reactor temperature for stable operation. This is also a very important fundamental task of energy balance. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ रही होगी कि एनर्जी बैलेंस में किस तरीके से आपको क्या क्या आपको टारगेट्स हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आपको किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो देखने पड़ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको करना हमारे लिए लाजमी है। ये वो चीज़ें हैं कि जिनका आपने या आप जो आप सीख रहे हैं इनके लिए फिर आप जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि हमने बात की कि भाई जो हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज थे डिफरेंट किस्म के, हमने केमिकल इंडस्ट्री की भी बात कर ली, हमने ये भी देख लिया कि एनर्जी और आपके एनर्जी बैलेंस का क्या हमारे इस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन है। अब हम एनर्जी की तो बात बार बार कर रहे थे, ज़रा देखते हैं कि भाई ये जो एनर्जी है ये है क्या भला, आया इसकी कोई मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं, ये क्या होती है, ज़रा देखते हैं। आपके पास देखिए जो एनर्जी होती है बेसिकली
ये 3 मुख्तलिफ किस्म की होती है। इसकी जो सबसे पहली फॉर्म है वो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम। मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द सिस्टम का क्या है कि आप गोली जब चलाती हैं तो वो अपनी जो पोजीशन है स्पेस में चेंज कर रही है, यानी कि गोली आपने छोड़ी, अब गोली रिसल्ट मूव कर रही है, बड़ी स्ट्रेट उसको मूव कर रही है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है आप इसको कह रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन है। जब आपके पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये आपके पास उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप ये भी कह सकते हैं दिस इज सिंपली ड्यू टू द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो ये एक खास किस्म का ट्रांसलेशनल मोशन है। तो आपके पास जो वेलोसिटी है, जब भी आपके पास कोई मूविंग आपके पास सिस्टम है, अगर आपके पास वाटर मूव कर रहा है और सिस्टम आपका वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एनर्जी होगी उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपकी सिस्टम की पोजीशन पे होती है। मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे जैसे आप पोजीशन से मतलब हाइट है, आपके पास जैसे जैसे एलिवेशन मैक्सिमम होती जाएगी, अगर आपके पास कोई सिस्टम है वो हाइट अचीव कर लेता है, दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इंक्रीजेज। तो हमारे पास बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास एक और जो नई एनर्जी है जो शायद आप लोगों ने पहले ना सुनी हो, उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी क्या बता है? सिंपल आम लफ्जों में कभी ना भूलने के लिए, देखो भाई, वो अगर आपके पास कोई सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम के पास एनर्जी है वो 3 किस्म की हो सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल या इंटरनल एनर्जी। अब अगर आपके पास देखिए जो सिस्टम है, मिसाल के तौर पर वो काइनेटिक भी आपको पता है, पोटेंशियल भी पता है, काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा जो सिस्टम के पास एनर्जी है उस एनर्जी को आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी। आम लफ्जों में याद करने के लिए, यानी कि आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा जो सिस्टम के पास एनर्जी मौजूद होगी उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब ये सिस्टम में जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, इसको ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास बेसिकली जो हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उस पर डिटेल से इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि आप किस तरीके से उसको करते हैं। तो बहरहाल जो इंटरनल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हम कैलकुलेट। हमारे पास ऐसे फॉर्मूले को डिवाइसेस ही नहीं है कि हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करें। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई देखिए कि आपके पास, हमें नहीं पता, हम वो जो एनर्जी चेंज हो रही होती है हम हिसाब लगा लेते हैं कि भाई ये जो काम हुआ है इस काम में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, तो हम कहते हैं अच्छा भाई ये एनर्जी चेंज हो गई है, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम बेसिकली इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी है तो वो एनर्जी है सिस्टम की जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा जो एनर्जी सिस्टम के पास मौजूद है उसका नाम हमारे पास है कि वो आपकी इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी मुख्तलिफ, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इंटरनल एनर्जी की मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी होती है। मसलन इंटरनल एनर्जी आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके कोई सिस्टम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन की वजह से आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है। उसके अलावा हमारे पास देखिए जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स अगर रोटेट कर रहे हैं या उनका कोई वाइब्रेशनल मोशन है, उसके अलावा जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स की उसकी वजह से भी जो एनर्जी होगी वो आपके पास इंटरनल एनर्जी होगी। इसके साथ साथ देखिए, मिसाल के तौर पर आपके जो मॉलिक्यूल्स के अलावा आपके जो एटम्स हैं और एटम्स के आपके जो सब एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, तो आप बेसिकली उनकी जो मोशन है, उनकी जो मूवमेंट है और उनकी आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है, हम इनको नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसकी वजह से भी जो एनर्जी होगी वो आप उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनल जो एनर्जी है ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। आपके पास इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो भी हमारे पास सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है बेसिकली, उस टोटल एनर्जी को हम ये कहते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी।
याद रख लें, पल्ले से बांध लें, भूलने वाली बात नहीं है, ज़िंदगी भर का आपने इसको साथ रखना है कि भाई जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, दिस इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को जो लिखने का तरीका है, आप इसको जब लिखते हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी को मुख्तलिफ आप के डॉट ई भी लिख सकते हैं। तो हम अपने इस कोर्स में जो काइनेटिक एनर्जी है इसको ई कैपिटल सबस्क्रिप्ट के, सबस्क्रिप्ट को मतलब छोटा के, तो हम इसको ई सबस्क्रिप्ट के से इसको लिखेंगे, जो इसको डिनोट करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है ये जाउल होता है। तो बेसिकली अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है एम के जी है, और अगर वो किसी वेलोसिटी u मीटर्स पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, तो उस वक्त आप उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो आप फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको आप लिखेंगे ई के इज इक्वल टू 1/2 एम यू स्क्वायर। इसके अंदर ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसका यूनिट है जाउल। आपके पास जो एम है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है या मास ऑफ द सिस्टम है, इसको केजी में ले रहे हैं। जो यू का स्क्वायर है बेसिकली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, जो आप क्योंकि आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज ऑलवेज ड्यू टू द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो आपका जो सिस्टम है भूलना नहीं है, इंटरनल एनर्जी में हमने एटम मॉलिक्यूल्स की बात की है, या सिस्टम की बात करें, जो आपका पानी मूव कर रहा है, जो आपके पास गोली मूव कर रही है, तो फ्लो रेट जो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये मूवमेंट है, मूवमेंट जो मोशन है हमें वेलोसिटी से पता लगता है। तो इस वजह से ये जो चीज़ों का प्रोडक्ट है आप उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब हमने जैसे न्यूमेरिकल किया था लास्ट टाइम, मैंने इसीलिए न्यूमेरिकल कर दिया था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो न्यूमेरिकल के अंदर आपने देखा था हमारे पास बेसिकली जो खाली मैश नहीं होगा, हमारी मेजॉरिटी जो केमिकल इंडस्ट्री है वो आपकी कॉन्टीन्यूसली ऑपरेट हो रही होती है। तो कॉन्टीन्यूसली ऑपरेट में आपके पास मैश नहीं होता, आपके पास मैश फ्लो रेट होता है, यानी कि यू आर ऑलवेज गेटिंग सम मैश पर यूनिट टाइम। तो आपके पास मैश पर यूनिट टाइम में कोई मैश फ्लो रेट होगा। अब अगर आपके पास अगर मैश की जगह पर मैश फ्लो रेट हो तो फिर देखते हैं भाई फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए एक फ्लूइड है, वो किसी सिस्टम के अंदर जो है एंटर हो रहा है और उसके पास एक मैश फ्लो रेट है। तो मैश फ्लो रेट को अपने कोर्स में हम बेटा याद करना है कि मैश को सिंपल मैश हो उसको खाली एम से लिखना है, और मैश फ्लो रेट को एम के ऊपर ये डॉट डाल देना है, इससे पता लग जाएगा मैश फ्लो रेट। अच्छा, अब अगर आप कोई और बुक्स देखें तो नॉर्मली जो अमेरिकन बुक्स होती है वो मैश फ्लो रेट को कैपिटल जी से भी जो है इसको डिनोट करते हैं, तो कैपिटल जी भी लिखते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन है, उनके सोचने का तरीका जब से मुख्तलिफ है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो बुक्स हैं मुख्तलिफ नोटेशंस यूज़ करती हैं। आपने इन नोटेशन से घबरा नहीं जाना, आप इन नोटेशन को समझिए, पहले जो भी देखते हैं आप नोटेशन देख लिया करें तो इसमें ये क्या है। तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, कोई कोई जो है आप चम्मच से खाते हैं, कोई कांटों से खाते हैं, कोई छुरी से खाते हैं। तो ये उसका तरीका है उनके लिखने का, तो उस वजह से आपने इसको परेशान नहीं होना। इस तरह आपके पास जो फ्लूइड में बात कर रहा था, एक सिस्टम में एंटर हो रहा है, उसके पास मैस नहीं है बल्कि उस सिस्टम के पास एक मैस फ्लो रेट है एम डॉट। अच्छा, अब मैस फ्लो रेट यानी कि केजी पर सेकंड होगा, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी वो मीटर पर सेकंड है। तो उस वक्त जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास उसको आप कहेंगे रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा बात अपने पहले से मान लें कि वेन एवर द टाइम इज इन्वॉल्व योर नॉर्मल अमाउंट बिकम्स अ रेट। जैसे आपके पास मैश है, अगर आप मैश को टाइम से डिवाइड कर दें तो उस वक्त आपको वो मैश फ्लो रेट बन जाता है। अच्छा, इसी तरह आपके पास अगर लेट से क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम को टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो वॉल्यूम फ्लो रेट बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो काइनेटिक है, जब काइनेटिक एनर्जी को आप मिसाल के तौर पर उसके अंदर हमारे पास कहीं कोई टाइम का जिक्र आ गया तो वो काइनेटिक एनर्जी का रेट बन जाता है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपने नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी से रेट को बताने के लिए इसको भी आप ई सबस्क्रिप्ट के ऊपर ये डॉट लगा देंगे ताकि इसको देख सके, इसको समझ सके, हमें पता हो कि इसका क्या मतलब है। तो फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 एम यू स्क्वायर। सिर्फ क्या है क्योंकि अब आपके पास मैश नहीं था भाई, अब आपके पास मैश फ्लो रेट था। अगर मैश होता तो ये वही फार्मूला होता, क्योंकि मैश फ्लो रेट है तो यहाँ पर मैश फ्लो रेट है, टाइम की यूनिट भी आ गया, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बन गया, और यहाँ पे एम डॉट आ गया। बस ये याद रखना है जो रेट है उसके ऊपर इस तरह का कोई डॉट होगा। अच्छा, अब ये देखिए ये जो आपके पास ई सबस्क्रिप्ट के डॉट जो आपके पास है
ये बेसिकली दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये जाउल्स पर सेकंड, यानी कि आपके पास जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी थी उसका यूनिट जाउल्स था, लेकिन जो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसका यूनिट जाउल्स पर सेकंड है। तो इसलिए आपके पास जो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास ये ई सबस्क्रिप्ट के बेसिकली ये वो रेट है जिस रेट पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप किसी सिस्टम में जो है आप फ्लूइड के जरिए आप इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हम जो आपके पास टाइम इन्वॉल्व है इसके साथ आप उसके साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वह पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हम देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए आप पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। हम अपने कोर्स में पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट यानी कि जो स्मॉल नीचे ऐसे लिखा जाता है ये पी, ई सबस्क्रिप्ट पी इज इक्वल टू यानी कि ई पी इज इक्वल टू एम जी जेड। ये क्या है इसके अंदर? देखिए इसके अंदर आपके पास जो ई पी था वो पोटेंशियल एनर्जी था, एम जो था वो आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था, जी जो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जो जेड थी बेसिकली वो आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या आपका जो सिस्टम था आपके पास उसकी वो हाइट है अबव सम रेफरेंस प्लेन। तो आपने देखा होगा न्यूमेरिकल में हमने रेफरेंस प्लेन को यूँ था कि रेफरेंस प्लेन बेसिकली वो जगह है जहाँ से आप हाइट को नापना शुरू करते हैं। तो आप इसको आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं, ले सकती हैं, और उसके बाद आप जो है लेकिन एक न्यूमेरिकल के अंदर आप कंसिस्टेंट उसको यूज लें ताकि आपके न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आपका जो रेफरेंस प्लेन होता है उस रेफरेंस प्लेन के ऊपर आप जो हाइट है उसको जीरो लेते हैं। इसको हमने न्यूमेरिकल में देखा था कि यानी कि रेफरेंस प्लेन से ऊपर जा रहे हैं हाइट पॉजिटिव हो रही थी, रेफरेंस प्लेन से नीचे आ रहे थे तो हाइट नेगेटिव हो रही थी। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखिए कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्लूइड है और फ्लूइड का हमारे पास बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके पास काइनेटिक एनर्जी में आपके पास मास की जगह पे आपको मास फ्लो रेट दे दिया था, पोटेंशियल एनर्जी में भी यही एक केस आ गया। अब आपके पास मास नहीं है, आपके पास एक फ्लूइड एक मास फ्लो रेट के साथ आ रहा है, विद केजी पर सेकंड आ रहा है, फ्लो रेट के साथ आ रहा है, और उसके बाद वो जनाब यानी उसने एक क्या किया कि एलिवेशन यानी कि एक हाइट जेड अचीव कर ली है। तो उस वक्त आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी रेट होगा बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू ई पी डॉट इज इक्वल टू एम डॉट जी जेड, यानी कि सिर्फ आपने मैश को मैश फ्लो रेट से जब आपने इसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो नाउ यू डोंट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी बट यू हैव द रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको देख सकते हैं मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स के अंदर ये रेट ऑफ यानी कि बहुत ही शाज़ो नादर होगा कि आप जो है आप कोई जो है जो रेट को उसके अंदर आप पोटेंशियल एनर्जी को जब आप जो है आप इसको कहीं मैश को यूज़ कर रहे होंगे, मोस्टली हम मैश फ्लो रेट को यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, फिर देखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है तो बिल्कुल इसी तरह जो आपके पास ई पी उसका यूनिट भी जाउल्स पर सेकंड है, और ये भी बेसिकली वही ये रेट है पोटेंशियल एनर्जी का जिसके ऊपर वो जो फ्लूइड है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसको हम इस तरह कह रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इधर गौर कीजिएगा, मोस्टली हम अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में देखा था हम पोटेंशियल एनर्जी के बजाय हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मिसाल के तौर पर देखिए क्योंकि हमारा फ्लूइड मूव कर रहा होता है फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर एलिवेशन, यानी कि वो एक हाइट से एक और दूसरी हाइट तक जा रहा होता है, तो बेसिकली हम वो डिफरेंस मालूम कर लेते हैं, तो हम इसीलिए वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करने के लिए बड़ा सिंपल की फॉर्मूला हमने न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था कि यानी कि द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू द mass flow rate of the fluid multiplied by acceleration due to gravity multiplied by the final elevation minus initial elevation। इस तरीके से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल ऑलरेडी हम जो है अपना प्रॉब्लम कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर, वो जो आपका लेक्चर नंबर 2 था, यानी कि मिसाल के तौर पर जो नॉर्मली हम जो पिछले हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम इसको कर चुके हैं। अच्छा जी, देखिए एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में भी था, मुझसे मेरे ख्याल में किसी स्टूडेंट ने मुझसे सवाल भी किया था उस हवाले से, तो उसके अंदर मैंने उनको बताया भी था कि बेसिकली आपके पास जो था कि हम जब एलिवेशन होती है
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म की हाइट्स मौजूद होंगी। आपकी मर्जी है, आप कोई सी एलिवेशन ले लें, डजेंट मैटर। सिर्फ ये है कि आपकी वो जो जिसको आपने रेफरेंस लिया है, फिर कंसिस्टेंट उस न्यूमेरिकल में आप उसी को रेफरेंस हाइट लें, ताकि बीच में आपकी कैलकुलेशन का एरर ना आए। तो उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई सा भी रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो जब आपके पास कोई फ्लूइड या बॉडी वन एलिवेशन से अनदर एलिवेशन पे जा रही होती है, तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है। इससे आपकी जो न्यूमेरिकल जवाब है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म जो हमने देख ली। हम केमिकल इंडस्ट्री में क्या करें, तो देखिए केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी बेसिकली मोस्टली ट्रांसफर हो रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ लोग तो आप लोग इंडस्ट्री में नहीं गए, तो बेसिकली आप देखिए कि मैं मिसाल देता हूँ, आप घरों की मिसाल लें। घरों में हम हीट को यूज़ करें, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए आप चूल्हे के ऊपर जो हीट लगाते हैं, वो हीट खाने में ऐड थोड़ी कर रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं बेसिकली, आपने उसको कोई चीनी तो नहीं है ना, वो आपने बेसिकली उसको ट्रांसफर किया। आपने वो उसके अंदर एक बाउंड्री है, यानी कि वो जो आपका चूल्हा है, आप सॉरी आपका पास जो वो देगची है जिसमें चाय पक रही है, चाय बन रही है, तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि वो उसकी बाउंड्री है, यानी कि उसका पतीला है, उस पतीले में से आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। उस हीट को जो है आप भेज रहे हैं ताकि अब आपकी वो चाय पक जाए। तो बेसिकली जो एनर्जी है हमारे लिए इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ ऑलवेज बीइंग ट्रांसफर जो है। तो आप हम देखते हैं कि जो एनर्जी का ट्रांसफर प्रोसेस है उसमें हम किस तरीके से उसको अमल दखल कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी आपके पास हमारे पास एनर्जी के अंदर जो ट्रांसफर प्रोसेस है, उसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। तो ड्राइविंग फोर्स अगर नहीं होगी तो आपकी जो एनर्जी वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। मिसाल इसकी लेते हैं, देखिए जैसे आपके पास जो लेट्स से फॉर एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पर देखिए मैं बाहर बर्फबारी हो रही थी, मैं बाहर खड़ा था, मुझे सर्दी लग रही, मेरे हाथ जो है वो बर्फ वाले हाथ हो गए। अब मैं फ़ौरन आऊँगा, मैं फ़ौरन आने के बाद मैं कहूँगा कि भाई घर के अंदर आया और मैंने कहा यार मुझे हीटर दो, मेरे को गर्म चीज़ दो, मैं उस पे हाथ रखूँ ताकि मुझे सुकून आ जाए। अब बेसिकली जब आप गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं, टेम्परेचर एक डिफरेंस है, एक ड्राइविंग फोर्स है, हीट एक्सचेंज करेगी। लेट्स से कि मैं घर के अंदर आया, घर में बर्फ के ऊपर हाथ रख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी, आपके पास कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बेसिकली जब ड्राइविंग फोर्स आ जाती है, आपके पास कोई डिफरेंस आ जाता है, तो वो आपके लिए कोई आपका सिस्टम है। मिसाल के तौर पर देखिए आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर भी एक ड्राइविंग फोर्स है, आपका एक मकसद है, आपका एक मकसद हयात है। तो उस मकसद हयात के लिए आप क्लासों में पढ़ें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, तो आपके पास जो एनर्जी प्रोसेस है उसके अंदर भी ड्राइविंग फोर्स होगी, तो ही आपके पास ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये पॉसिबल है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए कि आपके पास जो सिस्टम होते हैं नॉर्मली हम कहते हैं भाई आपके पास ओपन सिस्टम है या कोई क्लोज सिस्टम है। अभी आप ये थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर शुरू हो रहे हैं, तो हम मजीद डिटेल से सिस्टम को देखेंगे कि क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम से क्या मुराद है। तो हम बेसिकली क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास जो क्लोज सिस्टम की हम बात करते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम है वो मैस के ऊपर होता है। एनर्जी के हवाले से कोई चीज़ क्लोज या ओपन नहीं होती। जरा गौर कीजिएगा बेटा, जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी के लिए कोई दरवाज़ों से आने की एनर्जी नहीं आना। एनर्जी जो है उसको वो आपकी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में मैस तो उसकी बाउंड्रीज से नहीं गुजर सकता, लेकिन एनर्जी उसकी बाउंड्रीज से फिर भी ट्रांसफर हो सकती है। इस वजह से ये जो फ़र्क है मैस और एनर्जी बैलेंसेस के अंदर, वो यही फ़र्क है कि क्लोज सिस्टम के अंदर आप मैस आपका वो नहीं ट्रांसफ़र हो सकता बाउंड्री से, लेकिन एनर्जी किसी भी सूरत में वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह क्लोज सिस्टम में वो जो बाउंड्री है, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने प्रेशर कुकर बनाया हुआ है या आपके पास एक देगची है, बिल्कुल सील बंद है, आप हीट कर रहे हैं इस चीज़ को, वो टोटल आपके पास जो देगची है वो उसको आपने मुकम्मल तौर पर उसको सील किया हुआ है, नीचे से आप हीट कर रहे हैं। अब आप उसके अंदर जो वेपर्स हैं वो भी उस देगची के अंदर मौजूद है, निकल नहीं रहे, देगची के अंदर मौजूद है, निकल नहीं रहे। इसका मकसद कहने का कोई जो मैश है वो आपके पास जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर मैश जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा बाउंड्री से, लेकिन आप देखिए कि वो आपकी जो हीट है वो उसकी वॉल्स में से गुजर के, हाँ ऑब्वियसली उसको कोई रेजिस्टेंस आएगी बिकॉज ऑफ द वॉल थिकनेस, बिकॉज ऑफ द मटेरियल ऑफ द वॉल ऑफ दैट कंटेनर या यूटेंसिल जो कोई देगची वगैरह है उसकी वजह से। लेकिन
वो उसके अंदर से आपकी जो एनर्जी है वो इजीली ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, फिर जरा ये देखिए कि जो हमारे पास जो एनर्जी होती है बेसिकली, जब आप, याद रखने वाली बात है बेटा, इसको एनर्जी बैलेंस के अंदर आप अपने पल्ले से बांध लें कि भाई हमारे पास जो है जो आपके पास जो एनर्जी होती है, जब आप सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर, मिसाल के तौर पर देखिए, जो आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग मौजूद है, और सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बेसिकली, वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी वो या तो हीट की सूरत में हो रही होगी या वर्क की सूरत में हो रही होगी। तो बेसिकली हमारे एनर्जी बैलेंसेस के अंदर हम जब भी एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास एनर्जी आइदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट या एनर्जी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी है उसका जो ट्रांसफर है दो मुख्तलिफ किस्म की सूरतों में हो सकता है, या वो हीट की सूरत में होगा या वो वर्क की सूरत में होगा। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि देखिए जब हम वर्क और हीट की बात कर रहे होंगे एनर्जी बैलेंसेस के हवाले से, तो इसका मकसद ये है, फौरन समझ आइए कि बेसिकली ये जो वर्क और हीट का मतलब ये है कि वो जो एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो रही है, हम उसका नाम है बेसिकली, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम कह रहे हैं कि ये वर्क है, ये आपके पास ये हीट है। और ये आप जो हीट और वर्क है ये आप सिस्टम के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, सिस्टम में से निकाल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, सिस्टम ने आपने ऐड कर दिया या सिस्टम ने इसको गिव ऑफ किया है, इसको काम किया है। मिसाल के तौर पे वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम और वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम। आप जो है सिस्टम के ऊपर भी काम कर सकते हैं, सिस्टम से भी काम ले सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो है ये इस तरीके से ये जो होगा, तो इसके अंदर एक जो कंफ्यूजन होती है ये इस तरह की बातें करना। मिसाल के तौर पर जी, आपके पास जो वर्क है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है या सिस्टम के अंदर वर्क मौजूद है, या आपके पास जो हीट है वो सिस्टम के ने प्रोसेस की हुई है, सिस्टम के अंदर हीट मौजूद है। इस तरह की जो बातें करना हम एनर्जी बैलेंस के अंदर बहुत गलत है। हमने जो बात करनी है, हमारी बात ये है कि भाई हीट और जो वर्क है वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो भी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही होगी, या वो हीट की सूरत में हो रही होगी या वर्क की सूरत में हो रही होगी, हम इसी तरह बात करेंगे, या तो वो हीट सिस्टम में ऐड हो रही होगी या वो सिस्टम जो है गिव ऑफ कर रहा होगा, या वो हीट आप ये वर्क जो है बेसिकली वर्क जो है वो आप सिस्टम पे काम हो रहा होगा कि सिस्टम काम कर रहा होगा। हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना। अच्छा, अब देखते हैं कि जो एनर्जी अगर हीट की शक्ल में है, हीट की सूरत में आपके पास एनर्जी है, तो उस वक्त फिर क्या होगा, जरा देखते हैं कि जब आपके पास हीट की शक्ल में आपके पास एनर्जी होगी तो उस वक्त क्या होगा। कि बेसिकली देखिए, जब भी आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस हो, मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए, तो मिसाल के तौर पर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, एक आपके पास हाई टेम्परेचर हो, एक कोल्ड टेम्परेचर हो, बेशक उनके दरमियान में डिफरेंस 0.1 का हो, अगर आपके दोनों टेम्परेचर सेम है, इफ देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस की ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट फ्लो नहीं करेगी। तो ये बात आप याद रखना है कि हीट भी एनर्जी की किस्म है, लेकिन देखिए ये हीट उस वक्त पैदा होगी, उस वक्त फ्लो करेगी हीट, जिस वक्त आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में कोई आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होगा, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। अगर सिस्टम और सराउंडिंग एक होंगे, किसी किस्म की कोई हीट जो है एक्सचेंज नहीं होगी। तो इसीलिए, और दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अपने पल्ले से बांध लेना है कि हमेशा जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो सफ़र करती है। ये थर्मोडायनेमिक की रूल की खिलाफ वर्जी होगी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं 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 भाई, मेरे घर में तो कोल्ड से हॉट की तरफ जा रही है, तो गलत है, ये थर्मोडायनेमिक की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं एक कॉमन एक मिसाल देता हूँ आपको। देखिए, इसकी मिसाल ये है कि हम सर्दियों में, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने ये देखा कि यार, मैंने जनाब मेरे घर वाले बैठे, मेरा छोटा भाई आया, उसने जनाब घर आया, दरवाज़ा खोल दिया। अब मैंने कहा यार, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई, ये क्या किया यार, तूने दरवाज़ा खोल दिया, सारी की सारी जो है ठंडी हवा अंदर आ रही है। ये बात जब आप कहेंगे तो ये बात कहना गलत है। ठंडी हवा अंदर नहीं आ रही भाई, गर्म हवा बाहर जा रही है, क्योंकि जो हीट होती है, हीट इज ऑलवेज फ्लोइंग
फ्रॉम अ हॉट टेम्परेचर टू अ कोल्ड टेम्परेचर। अब इसका मकसद क्या है कि जो आपके पास हीट की जो फ्लो की डायरेक्शन है, हीट विल ऑलवेज बी फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। ये कभी नहीं होगा कि आपके पास, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपका कमरा है उस कमरे के अंदर से ठंडी हवा नहीं आ रही, बेसिकली गर्म जो हवा है वो कमरे से आपकी बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से अब आपको आपका टेम्परेचर कम हो रहा है कमरे का, आपको ठंड लगनी शुरू हो गई है। बाहर से हवा नहीं आ रही, क्योंकि हीट जो है वो लो से हाई की तरफ नहीं जा सकती, हीट जो है हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगी। अच्छा, फिर बिल्कुल इसी तरह देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर ये इस्तेमाल होगी। बेटा इसको पल्लू से बांध लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसको समझना, इसको जो है ना याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम अपने न्यूमेरिकल्स में, मैं अभी इस पर डिटेल से बात करूंगा कि कुछ और किताबें क्या करती हैं, हम जो है अपने कोर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि जिस वक्त आपका जो सराउंडिंग है, बेसिकली अगर आपके पास सराउंडिंग आपके सिस्टम के अंदर मिसाल के तौर पे हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है, तो आप कहेंगे हीट पॉजिटिव है। मिसाल लेता हूँ, मिसाल ये देखिए कि हमारे देगची के अंदर चाय पक रही है, चाय बन रही है, चाय उबल रही है, तो आपको मैं ये कहूँगा देगची के अंदर जो चाय है ये सिस्टम है, यानी कि बिकॉज द सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन। खाना पक रहा है देगची के अंदर, मैं बिरयानी बना रहा हूँ, तो देगची के अंदर देगची के अंदर बिरयानी बन रही है, और उस वक्त जो आपका सिस्टम है बेसिकली वो देगची है, वो बिरयानी है। सराउंडिंग क्या होती है? एवरीथिंग बिसाइड्स योर सिस्टम इज सराउंडिंग, यानी कि देगची के अलावा जो पूरी की पूरी कायनात है वो सराउंडिंग है। लेकिन देखिए, अगर मैं कहूँ कि देगची है और साथ में अमेरिका की बात करूँ, ये मीनिंगलेस है, इसकी लॉजिक इतनी बनती नहीं है। बात दुरुस्त है कि भाई आप कहेंगे कि हाँ यार पूरी दुनिया, पूरी सराउंडिंग जो है, पूरी 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 कायनात उसमें शामिल है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जो उसकी बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में होती है जो चीज़ें, मिसाल के तौर पर देखिए उसकी विसिनिटी में क्या, चूल्हा है। चूल्हा जो है आपके पास, जिसके ऊपर वो आपकी देगची के अंदर बिरयानी तैयार हो रही है, वो जो चूल्हा आपका हीट दे रहा है देगची को, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपका जो सराउंडिंग है वो सिस्टम को हीट दे रहा है, सराउंडिंग आपका सिस्टम को हीट दे रहा है। इसका मकसद ये है कि हम अपने जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर ऐसी हीट जो कि सराउंडिंग सिस्टम को दे रहा हो, हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये देखिए, इसका इस बात से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपने याद रखना है कि हीट ने हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाना है। इसके मुकाबले में ज़रा देखते हैं, मैं एक और आपको एक सिचुएशन देखता हूँ। भाई हुआ ये कि गर्म दूध हो गया, मैंने बच्चे को दूध पिलाना है, अब मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं गर्म दूध पिलाऊंगा तो बच्चे का तो मुंह जल जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं यार दूध को ठंडा कर लूँ। ठंडा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दूध को मैंने थोड़ी देर के लिए जनाब मैंने ठंडे पानी के अंदर मैंने जो है दूध की देगची को रख दिया। अब बेसिकली क्या है, आपके पास उसी तरह दूध की देगची आपके पास सिस्टम है, और आपके पास वो जो ठंडा पानी है वो आपके पास जो है, क्योंकि आप दूध पे काम कर रहे हैं, आप तो चाहते हैं दूध का ठंडा हो जाए, तो दूध आपका सिस्टम है और वो जो ठंडा पानी है वो आपका सराउंडिंग है। अब क्या होगा, हीट ने कैसे फ्लो करना है, हीट ने हमेशा हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाना है, हीट ने गर्म दूध से ठंडे पानी की तरफ जाना है, ठंडे पानी से गर्म दूध की तरफ नहीं आना। हीट अब आपकी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है। इसका मकसद क्या है कि ये जो हीट ने हमेशा हाई से लो ही जाना है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि अब वो सिस्टम से आपकी सराउंडिंग की तरफ जा रही है, ऐसी हीट को आप नेगेटिव लेंगे। हम अपनी कैलकुलेशन के अंदर इस हीट को नेगेटिव लेंगे, लेकिन जब जैसे आपने चूल्हे से बिरयानी बनाने के लिए जो हीट ली थी, वो क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ गई थी, उस हीट को आप पॉजिटिव लेंगे। बेटा दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत इस्तेमाल होगा, और जो है इसलिए इसको अपने पल्लू से बांध लें, इसको ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अभी हीट के बारे में देखा, तो बिल्कुल इसी तरह जो वर्क है ये भी एनर्जी की एक किस्म है। जो वर्क है हमारे पास बेसिकली ये भी एक एनर्जी की किस्म है, और जो वर्क होता है बेसिकली ये एनर्जी की वो किस्म है कि इसके लिए भी आपको ड्राइविंग फोर्स चाहिए। देखिए, एनर्जी के को फ्लो कराने के लिए, वर्क को भी फ्लो कराने के लिए, बिकॉज वर्क इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, और ये भी फ्लो करेगा, तो इसको भी फ्लो कराने के लिए आपको ड्राइविंग फोर्स चाहिए। लेकिन एक काम आसान हो गया, वो ये कि देखिए आपके पास अगर टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई ड्राइविंग फोर्स होगी तो वो वर्क होगा। मिसाल के तौर पे देखिए, जब भी आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस एक ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि देखिए वर्क के लिए भी आपको फ्लो कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए।
लेकिन जैसे आपने हीट के को फ्लो कराने के लिए जो आपकी ड्राइविंग फोर्स थी वो टेम्परेचर डिफरेंस था, लेकिन वर्क को फ्लो कराने के लिए अब जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है वो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि वो आपके पास जो है कोई फोर्स हो सकती है, आपके पास टॉर्क हो सकती है या कोई वोल्टेज हो सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पास जो है अगर कोई और ड्राइविंग फोर्स है, मिसाल के तौर पर जो टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा ड्राइविंग फोर्स होगी, उसकी मदद से वर्क होगा। कॉमन जो वर्क की एग्जांपल्स है मैंने वो बता दिया। फोर्स की वजह से हो सकती है, टॉर्क की वजह से हो सकती है, वोल्टेज की वजह से हो सकती है। तो ये आम मुख्तलिफ किस्म की वर्क की हो सकती है। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं वर्क की। वो क्या एग्जांपल है? मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर डिफरेंस का कोई अमल नहीं है, जरा देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। अच्छा, अब देखिए वो जो सिलेंडर है वो गैस उसके अंदर भर रहे हैं, तो बेसिकली सिलेंडर क्या कर रहा है, पिस्टन को मूव कराता है, और वो पिस्ट क्योंकि वो गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी और पिस्टन पे फोर्स लगाएगी। गैस जो है आपके पास पिस्टन पे फोर्स लगाएगी। तो इसका मकसद क्या है कि आपके पास देखिए जो गैस है, अब क्योंकि फोर्स लगाई है तो आपने देखिए कि एक ड्राइविंग फोर्स आ गई है। पहले कम फोर्स थी, अब ज्यादा फोर्स आ गई है, एक फोर्स का डिफरेंस आ गया है, एक ड्राइविंग फोर्स आ गई है। इसका मतलब है वर्क होगा, क्योंकि फोर्स हमारे पास हमने बात किया टॉर्क है कि आपका वोल्टेज होगा तो वर्क फ्लो करेगा, वर्क एज ए एनर्जी फ्लो करेगा। तो अब आपके पास एक ड्राइविंग फोर्स आ गई है, फोर्स आ गई है। उसने एक जो ड्राइविंग फोर्स आपके पास एक आ गई है, जो आपने फोर्स लगाई है, गैस ने जो फोर्स लगाई है, पिस्टन को मूव कराया। तो बेसिकली अब हुआ क्या है कि आप ये देखिए कि आपके पास जो हमारे पास जो गैस है, उस गैस ने आपके पास जो एक आपकी जो वर्क हुआ है, गैस ने एक वर्क किया है। और वर्क अगर आपके पास गैस सिस्टम है तो गैस ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया है, यानी कि जो गैस है आपका सिस्टम है, सिस्टम ने आपके सराउंडिंग पे वर्क कर लिया। अच्छा, इसके अंदर भी कंफ्यूजन से बचने के लिए भी जो हमारे पास इसके भी नोटेशन का जो तरीकाकार है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है, वर्क भी बिल्कुल हीट की तरह पे। अगर आपके पास जो है जो सराउंडिंग अगर आपके पास सिस्टम पे वर्क करे, अगर आपके पास सराउंडिंग सिस्टम जिस तरह हीट में हमने देखा था कि हीट जो था आपके पास वो उसमें देखा था कि सराउंडिंग अगर सिस्टम पे हीट करेगी तो आपको पॉजिटिव होगा। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास वर्क भी है, वर्क जब आपके पास अगर कोई सराउंडिंग जो है बेसिकली कोई सराउंडिंग है वो आपके पास सिस्टम पे वर्क करेगी तो उस वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे और जो है उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक चीज जो मुगालता है उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली बेटा ये जो साइन कन्वेंशन जिसको हमने जिक्र किया, आप अगर चाहें तो इसको अपोजिट भी ले सकते हैं। और से समझिएगा, हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि भाई आपने जो ये साइन कन्वेंशन है आपकी मर्जी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले इसको ऑपोजिट लेते हैं, हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स की कुछ किताबें पढ़े वो इसको ऑपोजिट लें। तो इट डिपेंड्स ऑन द राइटर वो इसको कैसे ले रहा है। तो हम अपने कोर्स में हम क्या करेंगे, हम ये तस्वुर करेंगे कि जब सराउंडिंग सिस्टम पे काम करें, फिर सराउंडिंग सिस्टम पे अपनी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करें, तो वो दोनों सूरतों में चीज़ें पॉजिटिव होगी। उसके मुकाबले में जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे, जब सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करे, तो वो जो आपका वर्क होगा वो आपका वर्क नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अपोजिट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अपोजिट भी यूज कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन, लेकिन शर्त ये है, देखिए आप जो भी कन्वेंशन यूज करेंगे उसको फिर कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ेगा। आप जो है अपनी मर्जी से ये नहीं कि आप जनाब एक दिन आप जो है जनाब जो मैंने कन्वेंशन बताई उसको यूज करें, उसके अलावा फिर कोई और कन्वेंशन यूज कर लें। नहीं नहीं नहीं, ये गलत होगा। आप फिर उसकी एक ही किस्म की कन्वेंशन में यूज करें। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि जब आप मैंने जैसे आपको बताया केमिस्ट्री की किताब पढ़ें, फिजिकल केमिस्ट्री की किताब पढ़ें, उसके अलावा आप थर्मोडायनेमिक्स की कोई बुक्स पढ़ें, उसके अंदर किसी और किस्म की या आपके पास जो है रेफरेंस दी होगी, तो आपने उसके घबराने जाना। मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स जो हैं उसको मुख्तलिफ तरह से उसको बताते हैं। तो ये सिर्फ क्योंकि देखिए जो आपके पास जो भी ड्राइविंग फोर्स होती है वो हाई से लो की तरफ जाएगी, इस तरह जो टेम्परेचर है वो भी हाई से लो की तरफ जाएगा। फ्लो आपका वही बनता है, हाई से लो की तरफ जनता है। सिर्फ हमने अपनी न्यूमेरिकल आसानी के लिए हमने चीज़ों को प्लस माइनस करने के लिए एक हमने जो है साइन कन्वेंशन जो है उसको हम डिस्कस कर लिया है। तो आप उसको कोई भी ले सकते हैं। हम अपने कोर्स में क्या लेंगे मैंने डिटेल से आपसे शेयर कर दिया।
अच्छा जी, अब वर्क की यूनिट क्या है? देखिए, क्योंकि जो वर्क है बेसिकली ये भी एनर्जी है, तो इसका भी वही यूनिट है जो एनर्जी का यूनिट है। मसलन क्या, जो वर्क है आपका, इसका जो फॉर्मूला होगा वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा। यानी कि अब आपके पास फोर्स और डिस्टेंस जब जब मौजूद होंगे, वर्क मौजूद होगा। मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर जो टिपिकल हम अपनी एनर्जी बैलेंस कैलकुलेशन के अंदर यूनिट्स यूज करेंगे, मिसाल के तौर पे हम जाउल यूज करेंगे। अच्छा, अब देखिए, जो जाउल है उसके अंदर जो फोर्स होती है न्यूटन है, डिस्टेंस मीटर है। यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो फोर्स न्यूटन है, डिस्टेंस मीटर है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है आपके पास न्यूटन इनटू मीटर, ये जाउल बन गया। बेटा मैंने आप लोगों की ocw.kfuert.edu.pk पर और LMS पर मैंने कुछ यूनिट कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन का एक 5 पेजेस का एक मैंने टेबल है वो मैंने दे दिया है। तो ये बहुत मेजर मेजर जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जो सारी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मेन आपको इस तरह की जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कम से कम वो आप लोगों को आनी चाहिए। इसी तरह हम ये न्यूमेरिकल बहुत कम करेंगे, शायद ही कोई हो न्यूमेरिकल, तो ये आप मतरूक हो गया। ये एक ओल्ड ब्रिटिश यूनिट था कि जो है अर्ज, इसको हम कहते थे कि बेसिकली उसमें फोर्स जो थी आपके पास डाइन्स में थी, तो फोर्स डाइन्स में थी, डिस्टेंस सेंटीमीटर में था। तो डाइन्स यानी कि और सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अर्ज आता है। इसके हम न्यूमेरिकल को कम ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास हम यूज करेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फोर्स पाउंड फोर्स हो और डिस्टेंस आपके पास फिट में हो, फोर्स पाउंड फोर्स हो और डिस्टेंस फिट में हो, लेकिन पाउंड फोर्स इंटू फिट नहीं बोला जाता, फिट पाउंड फोर्स ज्यादा अच्छा लगता है, बोलते भी है उसको इसी तरह, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आपका 12 ही होगा। तो इसलिए ये सारे आपके पास वर्क के यूनिट्स हैं। अच्छा, बिल्कुल हीट की भी यूनिट है। जो हीट के यूनिट होते हैं ये बड़े मजे के यूनिट होते हैं। हीट की जो यूनिट है, इन यूनिट को डिफाइन करने के लिए, बेसिकली हीट के यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हीट के यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हम कोई स्पेसिफाइड मैस ऑफ वाटर ले लेते हैं और उस स्पेसिफाइड मैस ऑफ वाटर को हम, उसका जो टेम्परेचर है वाटर का, वो किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर इंटरवल को इंक्रीज करते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो वो जो हीट लगती है वो हीट का यूनिट बन जाता है। ये बात आपने सुन ली, जरा आगे देखते हैं ये है क्या चीज़। जरा मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, जो कॉमनली हम हीट के यूनिट्स यूज करते हैं उसमें आपके पास किलोग्राम कैलोरी या किलो कैलोरी, ग्राम कैलोरी। मिसाल के तौर पर देखिए, जब आप बात करते हैं ग्राम कैलोरी या खाली कैलोरी या ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको आप BTU भी लिखते हैं। अब देखिए, जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है इसको BTU लिखते हैं, ग्राम कैलोरी या खाली कैलोरी को CAL लिखते हैं और किलो कैलोरी को KCL लिखते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये डेफिनेशन सुनिएगा। If you have 1 kilogram of water, अच्छा और सुनिएगा, the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water, दोबारा सुनिए, the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water from 15 degrees C to 16 degrees C at 1 atmosphere is called 1 kilocalorie। दोबारा सुनिए कि जो आपके पास है कि हम क्या कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री C टू 16 डिग्री C इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। तो मिसाल के तौर पर क्या है, अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी हो और उस पानी को गर्म करने के लिए आप, यानी कि उसको गर्म करें और आप इस तरह गर्म करें कि उस पानी का जो टेम्परेचर है 15 से 16 डिग्री C हो जाए, तो जो आपने हीट यूज की है, यानी कि उस 1 किलोग्राम वाटर को हीट करने के लिए कि वो 15 से 16 डिग्री C तक उसका टेम्परेचर चला जाए, जो हीट आपने यूज किया है उस हीट को हम कहते हैं 1 किलो कैलोरी। इसी तरह दोबारा देखिए कि मिसाल के तौर पर, इफ यू हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 degree C to 16 degree C at 1 atmospheric pressure is called 1 calorie। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, आप उसको हीट करते हैं और हीट करने के नतीजे में इस 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री C से 16 डिग्री C हो जाता है और प्रेशर आपका 1 atm ही रहता है,
तो इस वक्त जो आपने हीट यूज की है, जो हीट सप्लाई की है इस सारा काम करने में, उस हीट को आप कहेंगे 1 कैलोरी, वो 1 कैलोरी हीट होगी। अच्छा, फिर इसी तरह ये देखिए हमारे पास ये BTU क्या है, बिल्कुल इसी तरह सेम डेफिनेशन क्या है, the amount of heat required to raise the temperature of 1 pound mass, the amount of heat required to raise the temperature of 1 pound mass of water from 60 degree F to 61 degree F at atmospheric pressure is called 1 British thermal unit या 1 BTU। मतलब क्या है, अगर आपके पास 1 पाउंड पानी का हो, 1 पाउंड पानी का हो, आप उसको उसको हीट करें और हीट करने के नतीजे में उसका टेम्परेचर 60 डिग्री F से 61 डिग्री F तक पहुंच जाए, तो आपने जो हीट दी है इस वाटर को, उस हीट को हम कहेंगे वो 1 BTU है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हीट और वर्क के मुख्तलिफ किस्म के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, हम इसको डिटेल से देख चुके हैं। अच्छा जी, अब जो एनर्जी बैलेंस की जान है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली जिस तरह आपने जो मटेरियल बैलेंस की जो जान थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी, मटेरियल बैलेंस की जान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी, एनर्जी बैलेंस की जो जान है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, वो ये कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, however it can be transformed from one form to another। मतलब क्या है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकती हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, हमेशा आप एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कैसे, देखिए आपके पास जो कोयला होता है, उस कोयले के पास एक केमिकल एनर्जी होती है, आप उस कोयले को बर्न करते हैं तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी की मदद से आप क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं। तो आपने जो वाटर को स्टीम बनाई है, उस स्टीम की मदद से आप टरबाइन पे वर्क करवाते हैं, तो आपने वर्क एनर्जी क्रिएट की। फिर वो आपने जो है, जब टरबाइन ने वर्क कर लिया तो अब आपने टरबाइन के आगे जनरेटर लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली क्या होगा, एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर रहे, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, एनर्जी इज ऑलवेज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो मटेरियल बैलेंस की तरह एनर्जी बैलेंस करना भी बड़ा मजे का काम है कि आपके पास पता है कि आपको एनर्जी में कांस्टेंट रहना है, आपने उसको बैलेंस करना है कि भाई जो आपके पास एनर्जी है वो सिस्टम में आप बताइए कि आपने उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट किया है, तो आप उसको बताइए आपके पास बैलेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा, क्या उसका बैलेंस है। अच्छा जी, तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एनर्जी बैलेंसेस हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मटेरियल बैलेंसेस आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो एनर्जी बैलेंसेस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बेसिकली दिस इज आल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दिस इज आल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ये इंशाल्लाह आप जो है थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बड़ी सिंपलेस्ट एक इक्वेशन लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है आपको पता है कि वो काइनेटिक सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड इंटरनल एनर्जी, ये एनर्जी होती है। तो बेसिकली आपके पास जो है, अगर कोई इनपुट स्ट्रीम्स, मिसाल के तौर पर किसी कोई स्ट्रीम्स है, कोई वाटर आ रहा है, उस वाटर के पास जो एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी उसके अंदर, उसके पास जो वाटर है वो काइनेटिक होगी, पोटेंशियल है, उसके पास इंटरनल एनर्जी है। तो वो जो इंटरनल आपके पास जो वाटर के पास वो जो एनर्जी, वो जो स्ट्रीम आ रही है, सिस्टम के अंदर स्ट्रीम आ रही है, और जिस रेट के ऊपर वो बेसिकली आपके पास जो है वो ऐड अप हो रही है, प्लस देखिए जो हीट या वर्क अगर आपके पास जो है एनर्जी की वो किस्म जो हीट या वर्क वो अगर आपके पास एंटर हो रहे हैं जिस रेट पर, माइनस जो एनर्जी आपके सिस्टम से आउटपुट स्ट्रीम के जरिए खारिज हो रही है, वो बराबर होती है जो आपके पास सिस्टम के अंदर एनर्जी की एक्यूमुलेशन हो गई है। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखा है। तो अगर आप इसको ये कहें सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो एक्यूमुलेशन है, दिस एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, यानी कि जो आपकी एनर्जी सिस्टम में आई माइनस जो आपकी सिस्टम से निकली वो बराबर होगी एक्यूमुलेशन की। तो बेसिकली आपके पास जो है वो इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट,
लेकिन सिस्टम में अगर मौजूद होगी तो अगर आपके पास वो प्रॉपर सिस्टम है तो एक्यूमुलेशन जीरो होगी। तो इस तरीके से आप इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप लिख सकते हैं। यही हमारी जिस तरह मटेरियल बैलेंस की जान थी, इसी तरह आपके पास एनर्जी बैलेंस की भी यही जान है। और अब मजीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन से हम फर्दर एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अच्छा, ज़रा एक छोटा सा हम जो हमने कॉन्सेप्ट्स आज डेवलप किए हैं उन कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल मैंने आपको ये दी है कि देखिए, अगर आपके पास जो है फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम की इनिशियल जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि उसके अंदर एनर्जी की बात की है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके पास इंटरनल एनर्जी होगी। तो जो इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की, उसको मैंने कह दिया ई आई। उसके बाद जो सिस्टम के पास फाइनल एनर्जी होगी उसको मैंने कह दिया ई एफ। यानी कि मतलब कहने के बाद यह है कि आप में जो इन हो रही है, जो आउट हो रही है, यानी कि आपके पास इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी है, ई एफ होगी। आपके पास जो मिसाल के तौर पर आपके पास जो सराउंडिंग ने, यानी कि एनवायरनमेंट ने सिस्टम को जो हीट दी है वो क्यू है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह आपकी एनवायरनमेंट ने, यानी कि सराउंडिंग ने जो सिस्टम पे वर्क किया है उसको मैंने कह दिया वो डब्ल्यू है। तो अब हमने ये देखना है कि आप किस तरीके से, ये जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा है, इन लॉज को देखते हुए आप किस तरीके से ये जो आपके पास ये टर्म्स हैं ई आई, ई एफ, क्यू और डब्ल्यू, ये आप इनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक किस तरह रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ हम देख रहे हैं कि अगर मैं कोई मुख्तलिफ किस्म की टर्म दे दूँ तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो उसको बैलेंस करने का क्या तरीका होगा, ये देखिए कि आपके पास जो इनिशियल एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी है ई आई, इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी शामिल होगी, पोटेंशियल एनर्जी शामिल होगी, इंटरनल एनर्जी भी शामिल होगी। क्योंकि आपके एनवायरनमेंट ने, यानी कि सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दी है तो हीट पॉजिटिव होगी। क्योंकि आपके एनवायरनमेंट ने सिस्टम को वर्क किया है तो सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क हुआ है, वर्क पॉजिटिव होगा। और आपको पता है कि उसके बाद आपका जो फाइनल आपके पास एनर्जी है, तो आउटपुट जो एनर्जी है हम उसको वो माइनस लेते हैं, तो माइनस ई एफ, जो आपके पास जो एक्यूमुलेशन है वो इक्वल हो जाएगी, वो कोई नहीं होगी, वो जीरो है आपके पास। अगर मैं फिर इस ई एफ को इस तरफ ले जाऊँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी कि आपके पास इस तरह ई आई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ। तो बेसिकली ये आपके पास जो है हमने एक कॉन्सेप्ट चेक किया कि किस तरीके से हम इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई अगर नोटेशन कोई सी भी हो, डजेंट मैटर, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा, ये कुछ जो हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं, हम मोस्टली जो अपना कोर्स करेंगे उसमें हम फेल्टर रोशो की किताब और हिमल ब्लॉ और फेल्टर रोशो, ये हमारे कोर्स की जान होंगी। उसके अलावा कुछ हम जो है ये प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, हैंड बुक ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में से शायद एक दो कुछ प्रॉब्लम्स करें। उसके अलावा हम ये इंडियन ऑथर है, इससे भी शायद थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे एक दो। जो है मैं शायद थ्योरी के लिए यूज़ करूँ ये मर्फी की किताब को। इसका अनफॉर्चुनेटली कुछ बुक्स के सॉफ्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी में हमारे पास ये रेजिना की किताब है। मैं शायद थ्योरी में से कुछ करूँ तो मैं आपको फिर उसकी तस्वीर बनाकर आपको मैं जो सेक्शन होगा मैं उसकी स्कैन करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप वो सेक्शन करें। जो यूजफुल बुक्स हैं ऑलरेडी मैं आपको भेज चुका हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने आपको फेल्टर की किताब दे दी है, मैंने आपको फेल्टर का थर्ड फोर्थ दोनों दे दिए हैं, मैंने आपको हिमल ब्लॉक का 8वां एडिशन दे दिया है। हम मोस्टली उनको यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको दे दी है। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको ये हॉजन वॉटसन की किताब है, इसको भी यूज़ करेंगे। ये बड़ी ओल्ड किताब है, बड़ी क्लासिकल किताब है, इसको भी यूज़ करेंगे। ये भी आपके मैंने जो है यूट्यूब पे मैंने लिंक सॉरी मैंने आपके जो गूगल ड्राइव पे मैंने लिंक बनाकर अपलोड कर दिए, वो सारा मटेरियल वहाँ पे बुक्स डाल दी हैं। तो आप जब उसको चेक करेंगे तो आपके पास होंगी। तो मैं इंशाल्लाह ये करूँगा कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको यूज़ करके आप उससे फ़ायदा उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स, the lecture, the PDF slides of this lecture are already available on your LMS and ocw.kfueit.edu.pk. Please go through these slides. Please watch this video. आप इस वीडियो को सुनिए, इसको देखिए, फिर आप लेक्चर में पार्टिसिपेट कीजिए। और इंशाल्लाह लेक्चर में आपको कोई सवालात होंगे तो मैं उसको जो है एड्रेस कर लूँगा। नेक्स्ट जो हमारा वीक है, डोंट फॉरगेट, नेक्स्ट वीक फिजिकल क्लासेस होंगी। यू विल बी अटेंडिंग द क्लासेस इन पर्सन।
आप क्लास में आएंगे और इंशाल्लाह आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। हमारी जो क्लास होती है वो मंगल और जुमेरात को होती है, टाइम टेबल रिवाइज हो गया है, मंगल और जुमेरात को हमारी क्लास होती है। एवरी क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जो है पहला हफ्ता वैसे ज़ाया कर दिया अनफॉर्चुनेटली, तो ये हमारे पास सिर्फ अभी हम 2 लेक्चर किए। तो इंशाल्लाह जो है मिसाल के तौर पर इसमें न्यूमेरिकल नहीं थे, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर जो क्लास में ऑनवर्ड होगा कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं, मैं फौरी आपको इक्वेशन डेवलप करूँगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पे मैं लग जाऊँगा। तो बेटा प्लीज़ आप क्लास में भी अगर आपके पास मुझे जो सवाल है आप लाइव सेशन में भी सवाल कर सकते हैं इस लेक्चर के हवाले से। उसके अलावा आपके पास हमेशा मौका होता है मुझे ईमेल करने के लिए, मुझे व्हाट्सएप करने के लिए। यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, लेकिन जब आप मुझे व्हाट्सएप करें बेटा तो आप कोशिश करें कि ये ऑडियो या वीडियो मैसेज ना हो, आप इसको टेक्स्ट मैसेज करें। और एक और चीज़ बेटा, बी प्रोफेशनल, स्टार्ट राइटिंग मैसेजेस इन इंग्लिश। तो बेटा ये प्रोफेशनलिटी अपनाइए, अगर आप प्रैक्टिस कीजिए, आई विल स्टिल आंसर। जो है अगर आपने उर्दू में रोमन उर्दू में लिख दिया मैं फिर भी जवाब दूंगा, मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं जवाब दूंगा। मैं नहीं चाहता कि ज़बान की बंदिश की वजह से आप सवाल करना छोड़ दें, मैं फिर भी जवाब दूंगा। बट आप अब इस आदत को अपनाइए और सवाल करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। जी, तो बेटा आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल्स भी बता दिए। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।